देखिए भाई, मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ऐसा टॉपिक होता है जो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में हर जगह बीच बीच में यूज़ होता ही रहेगा आपका। चाहे आप 11th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ो, चाहे 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप 12th में चले जाओ फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो बीच बीच में मोल नाम का वर्ड आपके पास आता रहेगा, उसी को हम पढ़ रहे हैं। और आपने फिजिक्स में ये पढ़ा भी था कि पदार्थ की मात्रा जो हमने निकाली थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका जो यूनिट हमने बोला था वो क्या निकाला था, मोल निकाला था। तो अभी तक आपको मोल के बारे में पता ही नहीं था कि एक्चुअल में मोल होता क्या है, लेकिन आज से आप मोल के बारे में अच्छे से समझ जाओगे कि मोल एक्चुअल में होता क्या है, किस चीज़ को हम मोल बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है, अच्छे से आपको ध्यान से समझना है। देखो, मोल का मतलब क्या होता है, मोल कंसेप्ट का क्या मतलब होता है। तो किसी पदार्थ की मात्रा जिसमें पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 मूल कण उपस्थित हों, उस पदार्थ का एक मोल कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? एक मोल कहलाती है। मोल को निकालने के हमने देखो 3 तरीके बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? 3 तरीके। तो पदार्थ की मात्रा को कैलकुलेट करने का एक इकाई है जिसको हम मोल बोलते हैं, और उसको निकालने के लिए हमने 3 तरीके हमने डिफाइन कर रखे हैं। क्या डिफाइन कर रखे हैं भाई? एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि कोई भी आपको पदार्थ दिया हुआ हो और उस पदार्थ के कण आपको दे रखे होंगे, कितने कण हैं। अब जैसे आपने देखा है कि 12 अगर कोई क्वांटिटी है, तो 12 अगर कोई क्वांटिटी है तो हम उसे क्या बोल देते हैं कि 1 दर्जन है। क्या बोल देते हैं उसे? 1 दर्जन। 12 केले हैं, इसका मतलब 1 दर्जन केले हैं। कोई भी चीज़ अगर 12 क्वांटिटी में रखी हुई है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? 1 दर्जन बोल देते हैं। सेम उसी तरीके से अगर पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं भाई, 6.023 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल अगर हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं कि 1 मोल पार्टिकल हैं। कितने मोल हैं भाई? 1 मोल। यानी 1 मोल में कितने कण होते हैं, कितने आयंस होते हैं या कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई? 6.023 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल उपस्थित होते हैं 1 मोल के अंदर। कितने मोल के अंदर? 1 मोल के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये तो हम तो निकाल लेते हैं कि पार्टिकल्स कितने हैं, वहाँ से हम ये निकालते हैं। और आप जो है इसे इस तरीके से लिख सकते हो कि जो मोल है, मोल की संख्या बराबर कणों की संख्या अपॉन Na। ये एक फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास में। मोलों की संख्या बराबर होता है कणों की संख्या बट्टे Na, और जो Na होता है इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं भाई इसे? एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है? 6.022 लिखो या 23 लिख दो इंटू 10⁻23। तो एवोगैड्रो नंबर को हम 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर बोलते हैं। तो किसी भी संख्या, जितने भी कण दे रखे हैं, उन कणों की संख्या को अगर हम एवोगैड्रो संख्या से डिवाइड कर दें, एवोगैड्रो संख्या यानी 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देते हैं किसी भी कणों की संख्या को, तो वहाँ से हमें क्या निकल के मिल जाते हैं भाई? मोलों की संख्या निकल के आ जाती है। और अभी मैं यही समझा रहा था कि 1 मोल में कितने कणों की संख्या होती है। तो अगर मोलों की संख्या को 1 बना दिया जाए, 1 बना दिया जाए, तो कणों की संख्या किसके बराबर आ जाएगी? यहाँ से आप निकाल सकते हो, कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या इनटू में क्या लिख सकते हो भाई? एवोगैड्रो संख्या। तो अगर कणों की संख्या 1 है तो मोलों की संख्या 1 है तो कणों की संख्या किसके बराबर आ जाएगी? Na के बराबर। Na किसके बराबर होता है? 6.023 गुणा 10⁻23 के बराबर होता है। यही हम बता रहे थे कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने कण होते हैं भाई? 6.23 गुणा 10⁻23 के बराबर कण होते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आप सभी को ये फॉर्मूला हर हालत में याद होना ही चाहिए। तो क्या फॉर्मूला है? मोल अगर आपको निकालना है तो मोल किसके बराबर है? कणों की संख्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na करके निकाल सकते हो। Na यानी एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में होती कितनी है। दूसरा इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है। ये तो है जब आपको कणों की संख्या दे रखी है। दूसरा फॉर्मूला होता है कि जब आपको किसी पार्टिकल का द्रव्यमान दिया हुआ हो। अगर द्रव्यमान दे रखा है तो हम उसके मोल कैसे निकालते हैं।
तो अगेन एक और फॉर्मूला होता है कि जो मोलों की संख्या होती है वो बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन अणुभार। क्या होता है भाई? द्रव्यमान बटे अणुभार। कोई भी पदार्थ दिया हुआ हो वहाँ पे आपको उसका द्रव्यमान दिया ही हुआ होता है, और द्रव्यमान को अगर हम उसके अणुभार से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा? उसके मोल निकल के आ जाएगा। द्रव्यमान यानी कि ये आपको दिया गया मास होगा, इसे आप लिख सकते हो कि गिवन मास, और अणुभार को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो जो मास दे रखा है उसको अगर हम उसके मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा? मोल निकल के आ जाएगा। तो एक तो तरीका है कि कणों की संख्या दे रखी हो उसको Na से डिवाइड कर दो तो वहाँ से आप मोल निकाल लोगे। अगर कणों की संख्या नहीं दे रखी है तो उस पदार्थ का हो सकता है द्रव्यमान दिया हुआ हो, तो द्रव्यमान अगर दे रखा है तो उसके अणुभार से अगर हम डिवाइड कर दें तो भी हम क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं। जैसे इसका एक मैं छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। और एग्जाम्पल हमने ले लिया कि आपको जैसे पूछा जाए कि 18 ग्राम या 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो 36 ग्राम जल दे रखा है, 36 ग्राम H2O H2O दे रखा है, उसमें मोलों की संख्या आपसे पूछी है। तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान दे दिया है, उससे मोल निकालने हैं। मोल को हम n से प्रदर्शित करते हैं भाई। मोलों की जो संख्या होती है किससे प्रदर्शित कर देते हैं? n से। तो n अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? द्रव्यमान अपॉन में क्या होता है? मोलर मास, अणुभार आप उसे बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट आप बोल सकते हो, एक ही बात है सबका मतलब। तो द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान कितना दे रखा है? 36 पुट कर दो, अपॉन अणुभार यानी H2O का अणुभार आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है? 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 का कितना आ जाएगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या होती है उसी को अणुभार बोलते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 2 + 16 यानी कितना आ जाएगा? 36/18, यानी कि इसमें मोलों की संख्या कितनी आ गई भाई? 2 आ गई। तो 36 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे? 2 होंगे। तो 2 फॉर्मूले आपको पता चल गए। कणों की संख्या से मोल निकाल सकते हो, और अगर द्रव्यमान दे रखा है वहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो? मोल निकाल सकते हो। तीसरा फॉर्मूला देखो इसका भाई। तीसरा फॉर्मूला क्या है जिससे आप मोल निकाल सकते हो? एक फॉर्मूला होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं, और वो फॉर्मूला होता है हमारा, मतलब समीकरण होता है, और समीकरण को हम बोलते हैं आदर्श गैस का समीकरण। और ये जो समीकरण होता है वो होता है PV = nRT। एक समीकरण है ये, PV = nRT। और यहाँ पे P का मतलब होता है दाब, V का मतलब होता है आयतन, N का मतलब होता है मोलों की संख्या, और R का मतलब होता है गैस नियतांक, और T का मतलब होता है यहाँ पर तापमान आप उसे लिख सकते हो। तो P क्या होता है? दाब, ये आयतन, मोलों की संख्या, गैस नियतांक, और ये क्या होता है? तापमान। जो दाब होता है, दाब का जो मात्रक हम लेते हैं वो लेते हैं ATM, एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब जिसे आप बोल सकते हो। ATM दाब का मात्रक है। आयतन का जो यहाँ पर हम मात्रक लेते हैं वो हम लेते हैं लीटर। क्या लेते हैं? लीटर। पूरा लिख देते हैं लीटर को, लीटर। मोलों की संख्या का तो मात्रक मोल ही होगा भाई। और गैस नियतांक जो होता है, गैस नियतांक का मात्रक आप यहाँ से देख सकते हो, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, इस तरीके से इसका मात्रक आ जाएगा। तापमान का जो होगा वो कितना होगा? केल्विन होता है। तो यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो? जो n है ये क्या होता है? यहाँ पे मोलों की संख्या। तो इससे भी आप अगर मोलों की संख्या निकाल रहे हो तो n किसके बराबर आ जाएगा भाई? PV/RT। तो एक तीसरा फॉर्मूला ये हो जाता है हमारे पास मोल कैलकुलेट करने का। लेकिन ये किसके मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है? गैसेस के लिए होता है। ये एक चैप्टर आएगा, ये फिजिक्स में भी चैप्टर है 11th में, और केमिस्ट्री में भी चैप्टर, दोनों में ही चैप्टर आता है गैस वाला। और गैस वाले चैप्टर में हम इसका पूरा डेरिवेशन भी करेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से, PV = nRT कैसे आया, कहाँ से आया।
तो बहुत वो बाद की बात है, लेकिन अभी हमें केवल मोल कैलकुलेट करना है। तो मोल को हम कैसे निकालेंगे, पी वी बराबर NRT वाले फॉर्मूले से। तो N किसके बराबर आ जाएगा, पी वी अपॉन आर टी। पी का मतलब दाब, वी का मतलब आयतन, आर का मतलब गैस नियतांक होता है और टी का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो आर है ये नियतांक है। क्या है आर यहाँ पे, नियतांक। और इस आर की वैल्यू होती है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ये आर की वैल्यू होती है। ठीक है, ये याद रखना है आर की वैल्यू। ये केमिस्ट्री में जो हम आर की वैल्यू यूज़ करेंगे वो मेनली इसी को यूज़ किया जाता है। एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन में अगर यूज़ हो रही है तो ये होती है वैल्यू इसकी। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं भाई। और नेक्स्ट, अब देखो जो भी मैंने अभी आपको बताया था उसको फिर से हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। मोल कंसेप्ट है जहाँ पर मोल एंड नंबर रिलेशन, तो मोल और नंबर के बीच में अगर रिलेशन किया जाए तो ये वही है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन, ये होता था कणों की संख्या बटे एन, वो वाला रिलेशन है। तो नंबर और मोल में क्या रिलेशन होता है भाई, एक मोल का मतलब होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। एक मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने कणों की संख्या होगी, इतने जो ये जो होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, जैसे Na से हम प्रदर्शित करते थे। और इतने या तो एटम्स होंगे या फिर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर क्या होंगे, आयंस होंगे। कणों की संख्या, कण यानी एटम भी हो सकता है वहाँ पे, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो इतने अगर संख्या दे रखी है किसी चीज़ की तो आप उसे किसके बराबर बोल दोगे कि वो एक मोल के बराबर दे रखा है। ये बिल्कुल उसी तरीके की बात होती है जैसे एक डजन जो होता है, जिसे आप एक दर्जन बोलते हो, तो एक दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है, 12 होती है। और आपने शायद ये पढ़ा हो कि एक ग्रॉस में कितनी क्वांटिटी होती है भाई, 144 क्वांटिटी होती है। सुना है ग्रॉस नाम, नहीं सुना है तो सुन लीजिए आप, है ना। तो एक ग्रॉस में कितनी क्वांटिटी होंगे भाई, 144 होती है। ये डजन जैसा ही होता है। चलिए आगे करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक मोल की बात हो रही है तो एक मोल में कितनी क्वांटिटी आ जाएंगी भाई, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अगर 2 मोल दे दिए जाएं तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई, देखो ये किसके बराबर है, Na के बराबर आ रहा है यहाँ पर। 2 मोल के लिए निकालेंगे तो 2 इंटू क्या कर देंगे भाई, Na कर देंगे। तो 2 इंटू Na का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12.044 गुणा 10 की पावर 23 हो जाएगा। अगर 0.5 मोल की बात हो रही है तो 0.5 मोल में कितने आ जाएंगे भाई, ये Na से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। तो इसका आधा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि इनका मतलब क्या होता है, ये पता होना चाहिए। बच्चे मोल 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 गाते रहते हैं लेकिन मोल का पता ही नहीं होता है कि मोल एक्चुअल में होता क्या है। मोल का मतलब ही नहीं पता होता है कि मोल चीज़ क्या है, ये भी नहीं पता होता है। फॉर्मूला को रट लेते हैं, उससे तो काम चलने वाला है नहीं है, आपको चीज़ों को समझना आना चाहिए। तो इस तरीके से आप मोल और किसके बीच में रिलेशन दोगे, नंबर्स के बीच में रिलेशन दे सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मोल और मास के बीच में रिलेशन। जो मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था कि मोल निकालने का फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान बट्टे अनुभार, वो जो फॉर्मूला बताया था उससे भी आप बता कर सकते हो भाई। कैसे करेंगे भाई, एक मोल बराबर क्या होगा, मास, यहाँ पर हम एटम की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो ऊपर एटम है और नीचे क्या है भाई, ये मॉलिक्यूल है। एटम मैंने ले लिया कार्बन और मॉलिक्यूल में मतलब एटम मैंने कार्बन और सोडियम ले लिया है, मॉलिक्यूल क्या ले लिया, CO2 और NH3। तो ये तो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल यानी यौगिक, सॉरी अणु। तो ये तो अणु हैं और ये क्या है भाई, परमाणु। ठीक है, तो एटम परमाणु और मॉलिक्यूल यानी अणु। अब देखो अगर कार्बन का मास कितना दे दिया जाए, 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन है और कार्बन का अणुभार भी कितना होता है, 12 ही होता है। तो 12 बट्टे 12 कर दोगे तो मोल कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो 12 ग्राम कार्बन अगर दिया है उसका मतलब क्या होगा, 1 मोल दिया है। क्या मतलब है, 1 मोल कार्बन है। या फिर 23 ग्राम सोडियम दिया है तो सोडियम का अणुभार भी कितना होता है, 23 ही होता है। तो 23 बट्टे 23 कर दोगे तो 23 ग्राम सोडियम का मतलब है कि उसके मोल कितने दिए होंगे, 1 दिया हुआ। सिमिलरली अगर अणु आ जाए, जैसे CO2 है, CO2 44 ग्राम दिया है और CO2 का अणुभार भी कितना होता है, 44 होता है। आप चेक कैलकुलेट करना, कार्बन का कितना होता है भाई, 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 और 12 कितने हो जाएंगे, 44। 44 बट्टे 44 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
सिमिलरली NH3 का अगर निकालोगे तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 3, 14 3 17, 17/17 कर दोगे तो यानी जितने भी क्वांटिटी लिखी हुई है इनका मोल अगर निकाला जाए तो कितना मोल है ये 1 मोल के बराबर है। तो इस तरीके से आप द्रव्यमान और किसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो भाई, मोल्स के बीच में रिलेशन कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 24 ग्राम कार्बन एटम का क्या मतलब है, तो 24 बट्टे कितना आ जाएगा भाई 24/12 द्रव्यमान बट्टे अनुभार होता है, तो कितने मोल निकल के आ जाएंगे 2 निकल के आ जाएंगे। अगला है 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम, तो 11.5 सोडियम कितना होता है 23, तो इसे अगर डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा और 1/2 का मतलब कितना मिल जाएगा भाई 0.5 मोल आ जाएगा। अगर 88 ग्राम ऑफ CO2 आ जाए तो 88 बट्टे कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 44, तो कितना आ जाएगा 2 मोल निकल के आ जाएंगे। और अगर 34 ग्राम ऑफ अमोनिया आ जाए तो अमोनिया का द्रव्यमान कितना है 34 है और अमोनिया का अणुभार कितना होता है भाई, अमोनिया का अभी बताया था, अमोनिया का कितना होता है 17 होता है, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, तो 17 और 17 दूनी कितने हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको दिया हुआ है तो आप उनके मोल्स बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो 2 फॉर्मूले तो आपके ये याद ही होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na और दूसरा क्या है द्रव्यमान बट्टे अणुभार। तीसरा जो फॉर्मूला मैंने बताया था PV बराबर nRT से आप निकाल सकते हो, n किसके बराबर है PV अपॉन RT, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगला वही है, अगला कौन सा है भाई, मोल और किसके बीच में रिलेशन निकालना है हमें, वॉल्यूम। मोल और आयतन अगर आ जाए उसके बीच में किस तरीके से रिलेशन निकालोगे, तो वो होता है कि 1 मोल बराबर होता है हमेशा 22.4, ये क्या लिखा हुआ है 22.4 डेसीमीटर की क्यूब ऑफ गैस। तो किसी भी गैस का आयतन कितना हो भाई 22.4 डेसीमीटर की क्यूब, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 22.4 लीटर ऑफ गैस। 1 लीटर में कितने डेसीमीटर के क्यूब होते हैं भाई, मतलब 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। तो आप चाहो इसे ऐसा लिखोगे 22.4 लीटर अगर गैस का दिया हुआ है तो वो 1 मोल के बराबर होता है, या 22.4 डेसीमीटर क्यूब गैस अगर दे रखा है तो किसके बराबर होता है भाई 1 मोल के बराबर होता है। कब होता है, एट STP या NTP। देखो ये वर्ड भाई चलते रहते हैं, आज ही ध्यान से समझ लो इन वर्ड्स का मतलब। ये STP और NTP जगह जगह मिलेंगे, फिजिक्स में भी मिलते हैं, STP भी आ जाता है NTP आ जाता है, बच्चों को पता ही नहीं है कि STP क्या आ गया NTP क्या आ गया। STP और NTP का मतलब है, STP को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और NTP को हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर अगर ये दोनों वर्ड आ जाएं तो उसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर कितना लेना है आपको भाई 0 डिग्री सेल्सियस। STP का मतलब है कि टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, या उसे आप क्या लिख सकते हो 273 केल्विन। कहीं पे भी लिखा आ जाए STP NTP, STP का मतलब है कि टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। और प्रेशर कितना है STP का मतलब क्या होता है, प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखना भाई, जरूरी बात है, प्रेशर का एक मात्रक तो क्या होता है ATM, जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं एटमॉस्फेयर, और एक ATM को आपको कहीं कहीं पे कितना मिलेगा, ये सेंटीमीटर ऑफ Hg करके भी मिलेगा, सेंटीमीटर ऑफ Hg पारा होता है भाई, है ना। तो एक ATM किसके बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर ही होता है। अगर सेंटीमीटर ऑफ Hg को मिलीमीटर में चेंज कर दोगे तो ये किसके बराबर मिल जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर होगा। या प्रेशर का एक मात्रक और होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर आप इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलना चाहते हो तो कितना निकल के आएगा 1.013 गुणा 10 की पावर 5 आता है। प्रेशर के देखो यहाँ मात्रक कितने लिखे हुए हैं आपके पास में अभी, ATM सेंटीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक इसका मात्रक और होता है टॉर, क्या होता है टॉर। तो प्रेशर के बहुत सारे मात्रक हैं, टॉर आ जाए, एक और होता है बार, ये हम फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं टॉर को और बार को। तो टॉर होता है, बार होता है, ATM होता है, सेंटीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सभी के सभी मात्रक किसके होते हैं प्रेशर के होते हैं। और अगर आपको STP दिया हुआ है तो STP का मतलब आप समझ जाना कि प्रेशर कितना दिया हुआ है, एक ATM की बात हो रही है। तो ये मतलब है STP या NTP का कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और प्रेशर कितना दिया हुआ है भाई, एक ATM दिया है।
एटमॉस्फेरिक किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या फिर 1.013 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इनका मतलब ये होता है जो मैंने यहाँ लिखवा रखा है पूरा। अब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं भाई, 1 मोल हाइड्रोजन गैस का क्या मतलब आ जाएगा भाई, 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मतलब है 22.4 डेसीमीटर की क्यूब आयतन है उसका, या आप इसे 22.4 लीटर भी आप उसे लिख सकते हो, क्योंकि डेसीमीटर की क्यूब किसके बराबर होता है, लीटर के बराबर ही होता है। अच्छा, 3 मोल और नाइट्रोजन गैस का आ जाए तो 22.4 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 22.4 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा भाई, ये 67.2 आ जाएगा। अगर 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है तो 22.4 को 0.5 का मतलब इसका आधा कर दोगे, तो आधा करने पे कितना मिल जाएगा, ये 11.2 डेसीमीटर के क्यूब मिल जाएगा। तो हमने पढ़ लिया है रिलेशन, कणों की संख्या और मोल में कैसे रिलेशन आएगा, द्रव्यमान और मोल में कैसे रिलेशन आएगा, और आयतन और मोल में रिलेशन कैसे आता है। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। किस तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हें हम पढ़ेंगे ही। देखो एक बार फिर से हमने ये लिखा हुआ है कि मोल जो होता है, मोल को हम n से प्रदर्शित करते हैं। 3 तरीके से आप मोल्स निकाल सकते हो, एक तो कैसे निकाल सकते हो, नंबर से, एक कैसे निकाल सकते हो, मास से, एक कैसे निकाल सकते हो, वॉल्यूम से। 3 फॉर्मूले हैं। नंबर वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है ये, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, एवोगैड्रो संख्या। मास से आप कैसे निकाल सकते हो भाई, मास अपॉन मोलर मास। और ये कैसे निकाल सकते हो भाई, N बराबर PV अपॉन R। 3 फॉर्मूले, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इनसे आप मोल निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन से पहले 1-2 बातें हैं, वो आप देख सकते हो। 1 मोल से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं, क्या क्या पता कर सकते हैं। यह पदार्थ की 6.022 गुणा 10⁻23 इकाइयों को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही बात है, 1 मोल में इतनी इकाइयाँ होती हैं। अगला है, किसी पदार्थ का 1 मोल उसके ग्राम सूत्र द्रव्यमान को व्यक्त करता है। ये हमने पढ़ाई है कि मोल किसके बराबर होता है भाई, द्रव्यमान बट्टे अणुभार, अभी भी बताया था, तो इनके बीच में रिलेशन बता देता है। अगली चीज़ है, 1 मोल गैस का आयतन सामान्य ताप व दाब पर यानी NTP पर कितना होता है भाई, 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर के क्यूब के बराबर होता है। ये भी अभी हम पढ़ के आए हैं। या एक तत्व के 1 मोल का अभिप्राय 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणुओं के द्रव्यमान से होता है। तो ये वही चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। देखो क्वेश्चन देखो भाई, 0.2 मोल CO2 में कितने ग्राम CO2 उपस्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आराम से आप कर सकते हो। तो आपको क्या दे दिया है, मोल्स दे दिए हैं, कितने दिए हैं, 0.2, और CO2 में कितने ग्राम, यानी कि आपको इसका मास पूछा है कि CO2 का मास कितना होगा। तो फॉर्मूला जानते हो आप भाई, मोल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बट्टे अणुभार, यही होता है। तो मोल कितने दे रखे हैं आपको, 0.2, द्रव्यमान हमें निकालना है, और CO2 का अणुभार, कार्बन का कितना होता है भाई, 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 16 दूनी 32, क्योंकि 2 हैं, तो ये 44 आएगा। तो द्रव्यमान यहाँ से आप आराम से निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 0.2 गुणा 44, तो 44 में 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 8.8 आपका अणुभार निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कार्बन 12, कार्बन 12 दिया हुआ है कि 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या पूछी है, 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। तो 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या का मतलब है, आपने मोल का फॉर्मूला पढ़ा है भाई, क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे अणुभार। तो द्रव्यमान कितना दिया है भाई इसका, 12 ग्राम में। अणुभार कितना होता है कार्बन का, 12 ही है। तो मोल कितने आ गए, 1 आ गए। अब 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है भाई, 1 मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 ये होती है। तो उसी को लिख दो, या अगर सूत्र से लिखना चाह रहे हो तो सूत्र से भी लिख सकते हो। तो परमाणुओं की संख्या, मोल किसके बराबर होता है, परमाणुओं की संख्या अपॉन में किसके होता है, एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मुझे यहाँ से परमाणुओं की संख्या चाहिए तो परमाणुओं की संख्या किसके बराबर आ जाएगा, मोल गुणा एवोगैड्रो संख्या। मोल कितना आया है निकल के, 1, और एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है,
0.023 गुणा 10 की पावर 23। तो यही क्या आ गई भाई, परमाणुओं की संख्या निकल के आ गई। तो कितने परमाणुओं की संख्या होगी, 6.23 गुणा 10 की पावर 23। तो इस चीज़ से आपने क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया, और मोल से आप जो है परमाणुओं की संख्या आराम से निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले यूज़ हो गए यहाँ पर मोल के। पहला वाला फॉर्मूला ये है मोल निकालने का, और दूसरा फॉर्मूला ये है मोल निकालने, दोनों को यूज़ करके आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, CaCO3 दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम में मोलों की संख्या आपसे पूछी है। तो द्रव्यमान दे दिया है और मोल पूछे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई, द्रव्यमान बट्टे अणुभार। तो मोलों की संख्या किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बट्टे अणुभार। तो द्रव्यमान कितना दिया है, 20 ग्राम, और कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार निकालना है। कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 का अणुभार कितना आता है, 40, प्लस कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, 1 का 16, 3 ऑक्सीजन है तो 16 तिया 48। तो ये देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है, 48 और 12 कितने होते हैं, 60, और 40 100। तो 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 0.2 मोल आ जाएंगे। तो इसके कितने मोल आ जाएंगे आपके निकल के, 0.2 मोल निकल के आ जाएंगे। कर लोगे भाई ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत सिंपल से हैं। तो द्रव्यमान दे दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, कणों की संख्या दे रखी है तो दूसरा वाला लगा देना, आयतन वगैरह दे रखा है तो N बराबर PV/RT वाला लगा देना है। तो ये फॉर्मूले लगाते जाओ, आपके आंसर आते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है भाई, 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या आपसे पूछी है। तो 4.4 ग्राम CO2 में किसके परमाणु की संख्या पूछी है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या पूछी है, ना कि CO2 के परमाणु की संख्या, केवल ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या पूछी है। कैसे निकालेंगे, देखो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स के कितने मोल है यहाँ पर। तो मोल हम कैसे निकालते हैं भाई, द्रव्यमान अपॉन अणुभार। द्रव्यमान यहाँ पर देखो कितना है, 4.4, CO2 कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा, 4.4 बटे 44। तो ये कितना आ रहा है भाई, 1/10 का मतलब 0.1 लिख सकता हूँ। यानी आपने निकाल लिया कि CO2 के मोलों की संख्या, CO2 के मोलों की संख्या कितनी आ रही है भाई, 0.1, ये आ गई। CO2 के मोलों की संख्या आपने निकाल ली। अब CO2 के मोल अगर इतने दे रखे हैं तो आप निकाल सकते हो कि CO2 के कणों की संख्या। तो CO2 के कणों की संख्या अगर मैं निकालूं तो कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर आ जाएंगे भाई, मोल गुणा एवोगैड्रो नंबर कर देते हैं हम। तो जो मोल निकल के आए हैं उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एवोगैड्रो संख्या से, यानी 6.023 गुणा 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये किसके कणों की संख्या निकल के आएगी, CO2 के कणों की संख्या आ गई। आपसे क्या पूछा है, ऑक्सीजन के कणों की संख्या। तो एक CO2 में ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, 2। एक CO2 में ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो इतने CO2 में ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ये बिल्कुल वही बात है ना, एक CO2 में ऑक्सीजन कितने, 2 हैं। 4 अगर निकल के आते तो ऑक्सीजन कितने हो जाते, 8, 4 दूनी 8, 10 आते 10 दूनी 20, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो CO2 के कणों की संख्या अगर ये आ चुकी है तो अब आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, तो ये आपके निकल के आ जाएगी 2 गुणा 0.1 गुणा Na। तो ये आएगा 0.2, Na की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 6.023 गुणा 10 की पावर 23। इसका मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 0 और 6 दूनी 12 होते हैं। तो ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा शायद, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इतने कणों की संख्या आ जाएगी, इंटू 10 की पावर कितना है, 23 है ही है। इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से यहाँ पर। हीलियम के, अच्छा इसमें पूछा है परमाणुओं की संख्या पूछी है, अलग अलग आपको 3 पार्ट यहाँ पर दे रखे हैं और तीनों में आपसे पूछा गया है कि कितने कितने परमाणुओं की संख्या रही होगी। पहला आपको दिया है हीलियम के 52 मोल दे रखे हैं, तो 52 मोलों में परमाणुओं की संख्या। दूसरा दे रखा है हीलियम के 52 म्यू, म्यू का मतलब समझ रहे हो, AMU, जो लास्ट क्लास में समझा रहा था आपको, ये वही है AMU वाला पार्ट। और हीलियम के 52 ग्राम में परमाणुओं की संख्या।
तो देखो इसको तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो कि 52 ग्राम में कितने होंगे या 52 मोल में कितने होंगे। म्यू में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और आप इसको भी निकाल सकते हो, तीनों का आप करोगे। पहले करते हैं हम पहले वाले पार्ट को, फर्स्ट वाले पार्ट को। तो इसमें आपको मोल दे रखे हैं, परमाणुओं की संख्या पूछी गई है। तो मोल किसके बराबर होता है भाई? परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या अपॉन में क्या आएगा? एवोगैड्रो संख्या Na होता है। तो यहाँ से अगर आप परमाणुओं की संख्या निकालना चाह रहे हो तो परमाणुओं की संख्या का फॉर्मूला कितना है? मोल गुणा एवोगैड्रो संख्या। तो मोल कितने दे रखे हैं आपको? 52। तो 52 गुणा कितना कर दोगे? 6.023 गुणा 10 की पावर 23। ये आ गए आपके परमाणुओं की संख्या। मल्टीप्लाई कर लेना, यही आपका आंसर है। अच्छा, ये मैंने पहला कर दिया। अब मैं कर रहा हूँ पहले तीसरे वाले को, दूसरे को लास्ट में करेंगे। तीसरा वाला देखो, हीलियम के 52 ग्राम दे रखे हैं। तो 52 ग्राम में आपसे पूछा है परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो कि 52 ग्राम में मोल कितने हैं, 52 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी है। तो 52 ग्राम में मोलों की संख्या हम देखो किस तरीके से निकालेंगे। तो 52 ग्राम में मोलों की संख्या हम निकालेंगे कि मोल किसके बराबर होता है भाई? द्रव्यमान बट्टे अणुभार। तो द्रव्यमान यहाँ पर कितना दिया है? 52। और अणुभार कितना है भाई? हीलियम का अणुभार कितना होता है? 4। तो n कितना आ जाएगा? 13। ये तो आए मोलों की संख्या। हमें क्या पूछी है? परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बताओ कैसे निकाल दोगे यहाँ से? परमाणुओं की संख्या n इंटू एवोगैड्रो संख्या। तो 13 गुणा कितना कर दोगे? 6.023 गुणा 10 की पावर 23। सॉल्व करते ही आपको यहाँ से परमाणुओं की संख्या निकल के आ जाएगी। अब आते हैं भाई दूसरे वाले पे कि दूसरा वाला क्या बोलना चाह रहा है। तो दूसरा वाला देखो, दूसरा कह रहा है हीलियम के 52 म्यू में कितना परमाणुओं की संख्या होगी। अच्छा, हीलियम का जो द्रव्यमान होता है हम कितना बोलते हैं? 4। तो 4 मैंने कल भी बताया था कि इनका जो द्रव्यमान होता है उसका यूनिट क्या होता है? म्यू या AMU होता है। तो अब आप देख सकते हो एक हीलियम का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 4 म्यू। तो एक हीलियम का द्रव्यमान 4 म्यू होता है। तो 52 म्यू में हीलियम के कितने कण होंगे या कितने परमाणु होंगे निकाल सकते हो? 52/4 कर देंगे सीधा सीधा। तो यहाँ लिख देता हूँ, एक हीलियम का अणुभार इज इक्वल टू कितना है? 4 म्यू। तो 52 म्यू में हीलियम के परमाणुओं की संख्या हम निकाल सकते हैं। कितने आ जाएंगे भाई? 52/4 यानी कितने आ गए? 13 × 52। 13 आ गए परमाणुओं की संख्या। और यहाँ पे हमें क्या पूछी गई थी? परमाणुओं की संख्या ही पूछी गई थी। तो सीधा सीधा यहाँ तो बस 52/4 इज इक्वल टू 13, खत्म। परमाणु की संख्या ही तो है, हीलियम के परमाणु की संख्या। भाई एक हीलियम में कितने होता है, कितना द्रव्यमान होता है? 4 म्यू। तो 52 म्यू में कितने आ जाएंगे? 13 परमाणु आ जाएंगे। तो पहले वाले जो 52 मोल में परमाणु की संख्या निकाली थी उसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाया? n बराबर परमाणुओं की संख्या बट्टे n है, यहाँ से निकाल लिया है। दूसरा वाला सीधा सीधा वो कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना। सबसे आसान दूसरा वाला ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं ना बच्चे, इसी में करते हैं। यही नहीं निकलता है बच्चों से कि क्या करना है यहाँ पर। तो सीधा सा है, हीलियम का 4 म्यू है तो 52 म्यू में कितने आ जाएंगे? 13 परमाणुओं की संख्या आ जाएंगे। और तीसरा सीधा सीधा सा है ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे। n निकाल लिए, n निकालने के बाद परमाणुओं की संख्या बराबर n × n। ठीक है भाई, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जो मोल है या मोल के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने इस क्लास में पूरा देखा है। और अगला टॉपिक फिर हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास के।